नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप गोयल है। मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक नया वीडियो ओबेसिटी जिसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि ये किस तरह से इसका बचाव कर सकते हैं, कैसे ये होता है और इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हो सकते हैं। ओबेसिटी जो है आजकल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया है बिकॉज लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से। ओबेसिटी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमें सबसे पहले ये पहचानना होता है कि बच्चा जो है ओबेज या ओवरवेट है या नहीं है। उसके लिए सबसे पहले हमें उसका बीएमआई कैलकुलेट करना होता है। बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए बच्चे का वेट और उसमें बच्चे की हाइट मीटर में, जैसे किसी की हाइट 130 सेंटीमीटर है तो उसको 1.3 मीटर में उसका डिवाइड करना होता है स्क्वायर करके वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। इससे बीएमआई कैलकुलेट होता है। तो बीएमआई को एज के प्रोस्पेक्टिव में रखकर हम ये देखते हैं कि बच्चा अगर वो 85 परसेंटाइल से, उस चार्ट में 85 परसेंटाइल से 95 परसेंटाइल के बीच में आता है तो वो ओवरवेट कहलाता है, और 95 से अबव होता है तो बच्चा ओबीस कहलाता है। तो जिसके लिए ये चार्ट मैंने आपके लिए बनाया है। वैसे मैं आपको ये चार्ट्स जो हैं बीएमआई और एज वाले चार्ट्स, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसमें ये 95 परसेंटाइल वाली ये लाइन है और ये 85 परसेंटाइल। अगर कोई बच्चा, ये एज की मार्किंग्स है 2 साल, 4 साल, 6 साल, और ये बीएमआई की 12, 14, 16, 18। तो 85 से 95 के बीच में अगर कोई बच्चा आएगा, जो मैंने ये पूरा मार्क कर रखा है, इसके बीच में कोई भी आएगा तो वो ओवरवेट कहलाएगा। और 95 से ऊपर, इससे ऊपर जो भी बच्चे का मार्किंग आएगी वेट और बीएमआई और एज की, तो वो ओबेस कहला देगा। तो इसमें हमें यूजुअली बच्चे को शुरुआत से ही उसकी मॉनिटरिंग करनी ज़रूरी होती है। जब भी बच्चा वैक्सीनेशन के लिए जाता है तो उसका बीएमआई और उसका एज वगैरह के हिसाब से उसका चार्ट में मार्किंग करनी होती है कि बच्चा कभी ओवरवेट या ओबेस की तरफ तो नहीं जा रहा है। तो एवरी टाइम 3 ईयर्स, अप टू 3 ईयर्स तक तो वैक्सीनेशन के टाइम पे, उसके बाद 5 ईयर्स तक एवरी 6 मंथ उसका रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, और 5 ईयर्स से अबव 18 ईयर्स तक एवरी ईयर इसकी बीएमआई की मॉनिटरिंग वगैरह बहुत ज़रूरी है। तो रीज़न क्या हो सकते हैं? यूजुअली जेनेटिक रीज़न काफ़ी कॉमन है। लोग बाग कहते हैं कि भाई हम मोटे हैं तो हमारे बच्चे भी इसीलिए मोटे हैं। तो ये धारणा जो है, ठीक है, जेनेटिक कॉजेज़ होते हैं, लेकिन ये धारणा कि हम मोटे हैं तो बच्चा भी मोटा ही होगा और उसको छोड़ देना, ये गलत है। क्योंकि बिकॉज ओबेसिटी does not runs in family but in families who do not run। तो ओबेसिटी उनमें ही होता है जो खुद नहीं भागते, यानी कि जो एक्सरसाइज नहीं करते, उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। फैमिलीज़ में आता है, लेकिन मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस से उसमें काफ़ी हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और बच्चे को ओवरवेट और ओबेस से नॉर्मल उसमें ला सकते हैं। तो अगर पेरेंट अगर ओबेस हैं तो उसके चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं बच्चे के जेनेटिक रीजन की वजह से। अगर सिंगल पेरेंट ओबेस है तो 3 to 4 टाइम्स हायर चांसेस होते हैं बच्चे के ओबेस होने के। अगर दोनों के दोनों पेरेंट अगर ओबेस हैं तो बच्चे के 10 to 12 टाइम्स चांसेस होते हैं। जबकि हो सकता है कि उसके ग्रैंड पेरेंट या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो नॉर्मल बीएमआई वाले हों, जिनको ओबेस नहीं हो, जो नॉर्मल उसमें आते हों, ऐसा भी हो सकता है। तो उसमें बच्चों में ग्रैंड पेरेंट्स के, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के भी जीन्स आते हैं, बट जो जीन्स पेरेंट्स के आए हैं जो ओबेस हैं, वो उस पर उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के जीन्स पर हावी होने की वजह से, लाइफस्टाइल और बिहेवियरल चेंजेस की वजह से आज वो बच्चे में शो होते हैं, जबकि ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के शो नहीं होते। चाइल्ड को लाइफस्टाइल की जो के बारे में जो है वो या तो घर पर सीखता है या कम्युनिटी से, जैसे टीवी या आसपास बच्चों को देखकर, या स्कूल में। तो हमें इन्हीं 3 लेवल पे इसके लिए आगे काम भी करना होता है कि भाई अलग अलग तीनों लेवल पे हम कैसे काम कर सकते हैं जिससे इसका प्रिवेंशन किया जा सके, बचाव किया जा सके, या अगर कोई हो गया है तो उसको नॉर्मल रेंज में ला सके।
अनहेल्दी ईटिंग बिहेवियर, अगर बच्चे का इंक्रीज, फास्ट फूड अगर बहुत ज़्यादा ले रहा है और जिसमें केवल कैलोरीज़ हैं, लार्ज अमाउंट में एक साथ बहुत ज़्यादा बिंज ईटिंग जो करते हैं बच्चे, बहुत सारा खा जाते हैं। कई पेरेंट्स कहते हैं ओहो मेरे बच्चे ने तो इतना बड़ा पिज़्ज़ा खा लिया, तो ये कोई उसकी बात नहीं है, इससे बच्चे को ओबेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। शुगर वाले जो ड्रिंक्स हैं, जैसे फ्रूट जूस आ गए, जो मार्केट पैक्ड फ्रूट जूस हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, फ्रूटी है और रसना है, ये इस तरह के जो मार्केट प्रोडक्ट्स हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा शुगर होता है, तो ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। ये इनका इंटेक ज़्यादा होगा तो भी ओबेसिटी के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। फैट, सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट की वजह से भी ये बढ़ सकता है। घर का खाना कम खाने से, ब्रेकफास्ट मिस करने से भी ये बढ़ सकता है, ओबेस होने के चांसेस हो सकते हैं। कम अमाउंट में फ्रेश फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लेने से भी ये बढ़ सकता है। आजकल सेडेंट्री लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कोरोना के टाइम पे तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि बच्चे आजकल स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं और घर पे ही क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चलती है। मोस्टली 4-4, 6-6 घंटे तक बच्चे स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, जबकि जो प्रेफरेबल टाइम है वो लेस दैन 2 आवर्स पर डे है, मतलब 2 घंटे से भी कम टाइम के लिए बच्चों को स्क्रीन के सामने होना चाहिए। तो इसकी वजह से भी ओबेसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑनलाइन गेम्स वगैरह आजकल बच्चे ज़्यादा खेलने लग गए हैं, आउटडोर गेम्स तो लगभग धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो ये भी एक कोरोना की वजह से ये चीज़ें बढ़ गई हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इसमें पेरेंट्स को, बच्चे का रोल, पेरेंट्स का रोल, सबों का रोल आता है। तो इसमें हमें पेरेंट्स को ख़ास ध्यान रखना होता है कि वो फिज़िकली एक्टिव ज़्यादा हों, कम से कम अपना टाइम जो है, स्क्रीन टाइम कम से कम करें। लेकिन कोरोना की वजह से कई पेरेंट्स जो हैं वर्क फ्रॉम होम, जो ऑफिस का काम है उनको घर पे करना होता है और 8-8, 10-10 घंटे तक वो स्क्रीन के सामने रहते हैं। तो उनको एडवाइजेबल है कि एवरी 2 घंटे में उसके बाद कुछ ना कुछ एक्टिविटी करें, चाहे थोड़ा सा रनिंग कर लिया, पुशअप्स लगा लिए, दंड बैठक कर ली, कुछ भी ऐसा एक्टिविटी 2 से 5 मिनट की एक्टिविटी बीच बीच में करते रहें, जिससे उनकी एक्टिविटी बनी रहेगी, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा ओबेसिटी में फ़ायदा मिलता है। मदर भी डेली वर्क के अलावा, अपने रूटीन वर्क के अलावा थोड़ी बहुत एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए मदर वगैरह को भी। और प्रेग्नेंट अगर फीमेल हैं तो प्रेग्नेंट फीमेल्स में यूजुअली क्या है कि अगर प्रेगनेंसी से पहले अगर BMI उनका नॉर्मल है, तो प्रेगनेंसी के बाद उनको जितनी जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करेंगे, डिलीवरी के बाद जितनी जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करेंगी, तो उससे भी उनका ओबेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो प्रेग्नेंट मदर को एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसके लिए वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लें। प्रेगनेंसी के बाद जल्दी से जल्दी फीडिंग स्टार्ट करें और उस टाइम पे भी अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लेकर एक्सरसाइज वगैरह कर सकती हैं। तो मदर का एक्टिव रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे देखकर ही सीखते हैं। तो और अल्कोहल और ड्रिंक वगैरह, अल्कोहल वगैरह या फिर सिगरेट स्मोकिंग वगैरह, ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। डाइट, हमको खाना कम नहीं करना है, इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की बात है, खाना कम नहीं करना है। 5 मील्स हमको लेनी है, जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और उसके अलावा ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक डाइट, छोटा मोटा फ्रूट सैलेड वगैरह, और लंच और डिनर के बीच में 2-3 घंटे के गैप में आपको कुछ ना कुछ लेना ज़रूरी है। तो आपको शुगर वाली जो हाई शुगर वाली चीज़ें हैं वो अवॉइड करनी है। रेगुलर होममेड फूड ही लेना है, बाहर की फूड जो है मिनिमल करना है और अवॉइड करना है। मंथली कोई 2 महीने में एक आध बार ले सकते हैं। होल ग्रेन, यूजुअली होल ग्रेन यूज़ करना है, वेजिटेबल्स ज़्यादा हों, फ्रेश फ्रूट्स हों, लो फैट मिल्क हो, जो मिल्क है वो लो फैट वाला, या मिल्क प्रोडक्ट भी लो फैट वाले यूज़ करने हैं, और लो सैचुरेटेड फैट वाला या विदाउट ट्रांस फैट चीज़ें यूज़ करनी है। बीपी या डायबिटीज़ वगैरह किसी को घर में है तो उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग और उनके हिसाब से डाइट भी मेंटेन करनी है। बीपी और डायबिटीज़ वालों में भी आपको 5 मील्स लेना ज़रूरी है, इससे ये कंट्रोल रहते हैं। मदर का जो है वो रेगुलर होम मेड फूड वगैरह लेना, उसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करना, चाहे मदर हो, फादर हो या फैमिली के और मेंबर हो, सबों को रेगुलर एक्सरसाइज 20 मिनट से स्टार्ट करना है और वो धीरे धीरे बढ़ाकर 60 मिनट्स एक दिन में रेगुलर एक्सरसाइज फॉर 5 डेज इन अ वीक,
जिसमें हम जंपिंग कर सकते हैं, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग वगैरह या पुशअप्स वगैरह, योगा वगैरह, इस तरह के वो कर सकते हैं। बच्चों में फिज़िकल एक्टिविटी आपको बढ़ानी है तो बच्चों को 5 साल से कम वाले बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटी उनको अपने हिसाब से करने दें। उनको ज़बरदस्ती एक्सरसाइज करना है या आपको दौड़ लगानी है, ऐसा नहीं करना है। वो अपने हिसाब से जो भी खेल रहे हैं उनसे ही उनकी एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो लेस देन 5 ईयर से कम वाले बच्चों को आपको इस तरह की ज़बरदस्ती करके उनको नहीं कराना है। उनके साथ बीच बीच में कभी आप लोग फैमिली मेम्बर्स जो हैं कभी बॉल से खेल सकते हैं, फुटबॉल वगैरह से, जंपिंग कर सकते हैं, स्कीपिंग कर सकते हैं, उनके साथ थोड़ा घूमना, उनके साथ कभी उनको बैठा के योगा कराना, कभी कभी बीच बीच में डांस वगैरह कर लेना, स्विमिंग वगैरह के लिए उनको साइकिल चलवाना, रस्सी कूदना, उनके साथ बॉल फेंकना या बॉल पकड़ना। तो इस तरह से पेरेंट्स बच्चों के साथ फिज़िकल एक्टिविटी करते रहेंगे तो बच्चे भी उसके लिए एनकरेज रहेंगे। मतलब फैमिली का हर मेंबर को इस तरह की एक्टिविटी करना चाहिए। बच्चों से छोटे मोटे काम जो घरों के बच्चे की एज के हिसाब से जो वो कर सके, जैसे सामान को इधर उधर रखना, सामान को पकड़ाना, किसी को खाना खिलाना, किसी को पानी देना, इस तरह के काम कराने की भी आदत डालनी चाहिए। खुद का स्क्रीन टाइम कम करें जिससे कि बच्चे का भी कम होगा। लेकिन जो पेरेंट्स वर्किंग है उनको तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि उनको काम करना है, लेकिन वो बीच बीच में एक्टिविटी अपनी ज़रूर करते रहें। हाँ, एवरी 2 आवर्ली 5 मिनट्स 10 मिनट्स जितना भी टाइम मिलता है उस टाइम पे जॉगिंग, दंड बैठक या फिर पुशअप्स वगैरह कुछ भी बीच बीच में एक्सरसाइज जो आप अपने रूम में बैठ के कर सकते हैं, इस तरह की फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह आप करते रहे। एरोबिक्स वगैरह भी कर सकते हैं। तो बच्चों को भी इसी तरह की आदत डालनी चाहिए। अगर वो टीवी पे ऐड वगैरह आ रहे हैं तो उस समय वो अपनी एक्टिविटी कर लें, या उनकी स्कूल टाइम है 4-5 घंटे की क्लासेस होती हैं तो उसमें जो ब्रेक आता है उसमें वो थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी वगैरह करें। डिनर के बाद एकदम से सबों को बेड पे सो के टीवी देखना या मोबाइल देखना, यूजुअली आजकल ऐसा ही होता है, तो वो नहीं करना चाहिए। उस टाइम पे बच्चों के साथ गेम्स वगैरह जैसे लूडो, सांप सीढ़ी, कैरम, चेस वगैरह इस तरह के गेम खेल सकते हैं। बच्चों से कहानियाँ सुन सकते हैं, आप बच्चों को कहानियाँ सुना भी सकते हैं। बच्चों के रूम से टीवी बिल्कुल हटा देना है आपको। खाना खाते समय कोई भी फैमिली मेम्बर ना तो मोबाइल देखे ना टीवी देखे। क्यों? क्योंकि इससे जो दिमाग में सटाइटी सेंटर होता है जो हमको बताता है कि भूख आपकी शांत हो गई, मतलब अब आपको भूख लगना बंद हो गई है, वो काम करना कम कर देता है। तो इससे बिंज ईटिंग हो सकती है और ओबेसिटी के चांसेस हो सकते हैं। स्कूल में बच्चों को अगर स्कूल जाने लगें तो बच्चों को पैसे वगैरह या तो मिनिमल दें जो उनकी रिक्वायरमेंट है, या फिर पैसे ना दें, क्योंकि उससे अनहेल्दी फूड की हैबिट बढ़ जाती है और बच्चों को देख के बच्चे इस तरह से खाना चालू कर सकते हैं अनहेल्दी फूड्स। अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं तो उनको कोशिश करनी चाहिए किसी भी तरह से कि बच्चे को घर का खाना स्कूल दे के भेजें और घर पे भी कोशिश करें कि होममेड फूड ही प्रोवाइड कराएं। बच्चों को फास्ट फूड की काफ़ी आदतें होती हैं तो उनको घर पे जैसे चपाती, रोल वगैरह बना के, इस तरह की चीज़ें बना के दे जो वो इंटरेस्ट जगे, उनमें खाना खाने का इंटरेस्ट आए। चपाती, रोल वगैरह, कभी इडली सांभर बना दिया क्योंकि ये हेल्दी फूड में आता है, ये फास्ट फूड में नहीं आता। सैंडविच वगैरह अपने घर की ब्रेड से सैंडविच वगैरह वेज सैंडविच बना सकते हैं, पनीर सैंडविच वगैरह बना के दे सकते हैं। उनको सॉल्ट कम करना है, आप सबको घर में सभी को शुगर कम करना है और सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट आपको लोगों को कम करना है। और वेट लॉस के जो पैकेजेस आजकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं कि इतने दिन में इतना वज़न कम कराना है, ये अवॉइड करने चाहिए। क्यों? क्योंकि जितनी जल्दी आप वेट लॉस करोगे, थोड़े दिन बाद जैसे ही आप अपनी रूटीन लाइफ में आओगे आपका दोबारा वेट गेन हो जाएगा। तो हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे ध्यान देना है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई उन पे ध्यान देना है। अपने को तुरंत वेट लॉस करने पे ध्यान नहीं देना है। लाइफस्टाइल चेंजेस ज़रूरी है। इसमें हम स्कूल बेस्ड प्रिवेंशन प्रोग्राम, बच्चों के ओरिएंटेशन प्रोग्राम वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हैं जिससे बच्चे को इनके बारे में और से ज़्यादा जानकारी मिले। मदर्स में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग प्रोग्राम भी शुरू करने चाहिए। इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलती है। तो यूजुअली ट्रीटमेंट जैसे मैंने पहले वैसे बता ही दिया, लेकिन फिर भी ट्रीटमेंट में डाइटरी, फिजिकल एक्टिविटी और बिहेवियरल चेंजेस पे ध्यान देना होता है। तो फास्ट फूड कम से कम फास्ट फूड यूज़ करना, शुगरी बेवरेजेस, सॉल्ट, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट अवॉइड करना है। और
स्लीप हाँ 8 घंटे की स्लीप, 7 to 8 आवर्स की स्लीप ज़रूरी है। स्लीप कम लेने से भी बिंज ईटिंग के चांसेस या ओबेसिटी के चांसेस बढ़ सकते हैं। फ्रेश फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं, वेजिटेबल ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है, डाइटरी फाइबर्स वाली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करनी है, पैक्ड फूड अवॉइड करने हैं, मैक्सिमम पैक्ड फूड अवॉइड करने हैं, चाहे उन पे कितना भी इनटेक हाई डाइटरी फाइबर्स ये सब लिखा हो, लेकिन पैक्ड फूड अवॉइड करने हैं। टाइमली रेगुलर मील्स लेनी है, 5 मील्स जैसे मैंने बताया वो ज़रूर लेनी है। स्ट्रेस अवॉइड करना है, फैमिली में स्ट्रेस कम से कम रहेगा। लोनलीनेस, कोई भी फैमिली मेम्बर अगर अकेला है तो उसको एनकरेज करें, साथ रखें, ये चीज़ों का ध्यान रखना है। स्क्रीन टाइम कम करना है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम जो बच्चों में ओबेसिटी वगैरह होती है, उनमें हेल्थ प्रॉब्लम क्या हो सकती है? जो बच्चे शुरुआत में ओबेज होते हैं, बाद में उनको 30-35 की एज में भी हार्ट अटैक वगैरह के, कार्डियक प्रॉब्लम्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, बीपी शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो घुटनों में जो द्रव होता है वो कम होने से घुटनों की प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकती है, मसल्स पेन वगैरह हो सकते हैं। और कई तरह के कैंसर जैसे ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियम का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, फैटी लीवर का कैंसर, गाल ब्लैडर का कैंसर, किडनी का और कोलोन के कैंसर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बीएमआई किसी बच्चे का 35 से ज़्यादा है या 45 से अगर ज़्यादा आ रहा है तो उन बच्चों में हमको रेगुलर जो है टेस्ट वगैरह पीडियाट्रिशियन को दिखाकर उनमें रेगुलर टेस्ट वगैरह कराना है, जिसमें इंसुलिन लेवल हम करा सकते हैं, बच्चों का रेगुलर ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल, लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन टेस्ट, रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग और फैटी लीवर के लिए अल्ट्रासाउंड्स वगैरह ये सब कराने चाहिए। तो इन चीज़ों का हमें खास ख्याल रखना चाहिए जिससे कि ओबेसिटी पर कंट्रोल किया जा सके। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ शेयर करें, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।